Hello, good evening everyone. Welcome back to our channel. How are you all of you? I hope all are good. हमने जो अपना एनवायरनमेंट साइंस स्टडीज़ का जो यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था, पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, उसी का ही ये सब पार्ट है, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ्स। इसके हमने इस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, तो आगे की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम डेट जो है JRF नेट की एग्ज़ाम डेट दिसंबर में अनाउंस कर दी गई है। तो अभी तो तैयारी हम लोग को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, इससे प्रिपरेशन के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अभी नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आज की सीरीज़ का, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम कॉज बाई एयर पॉल्यूटेंट्स बेसिकली अफेक्ट्स। जो भी प्रॉब्लम कॉज हो रही है एयर पॉल्यूशन के थ्रू और या एयर पॉल्यूटेंट के थ्रू, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है, क्या कॉज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम उनसे कॉज हो रही है। तो ऑप्शन ए है सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम पे वो कॉज कर रहे हैं, प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। ऑप्शन बी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। सी मस्कुलर सिस्टम एंड डी नन ऑफ द एवर। एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक तो एयर पॉल्यूटेंट किस तरह की प्रॉब्लम को कॉज कर रहे हैं, तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब एयर पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो यानी एयर पॉल्यूशन होगा उससे। तो एयर पॉल्यूशन जो है क्या, वो हम जब हम रेस्पायर करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, तो इनटेक करेंगे, उस सारे पॉल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे, तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके हमारी जो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो है ऑब्स्टिकल डालेगा, और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या करेगा, ब्लड में जाके क्या करेगा, वो मिक्सअप हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एयर पॉल्यूटेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, arrange list second in proper sequence so as to match it with list 1 and choose the correct answer from the code given below। देखिए, यहाँ पे जो लिस्ट 2 के जो आंसर्स हैं, सिक्वेंसेस हैं, उनको लिस्ट 1 के साथ मैच करना है, चूज़ करना है। मेरे कुछ कोड्स गिवन हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो दिसंबर 2004 में गिवन है, आया हुआ है ना। तो चलिए हम लिस्ट 1 और 2 को क्या, लिस्ट 1 जो है एक्टिविटी की है और लिस्ट 2 नॉइज़ लेवल है उनका डेसिबल में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक दे रखा है, ऑप्शन ए का हेयरिंग है, तो हेयरिंग का डेसिबल पॉइंट क्या होगा, विस्परिंग का डेसिबल पॉइंट क्या होगा। इंटरफेरेंस विद स्लीप में अगर हम किसी की इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, तो उसका डेसिबल क्या होगा, और नॉर्मल टॉक का डेसिबल यानी कि रेंज कितनी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे इन सभी चीज़ों के सामने जो रेंजेस दे रखी हैं वो क्या है, मिस मैच है, इनको मैच करना है, क्या होगा। तो हेयरिंग के लिए कितना होगा, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। चलिए इसके अकॉर्डिंग टू मैच कर लेते हैं। ए का 1 है, यानी कि हेयरिंग जो है 30 डेसिबल होनी चाहिए। सुनने की जो हेयरिंग, सुनने की जो साउंड होनी चाहिए वो 30 डेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। ये विस्परिंग की 1 होनी चाहिए, इंटरफेरेंस विद स्लीप की 60 होनी चाहिए, और नॉर्मल टॉक की 30 to 50 डेसिबल रेंज होनी चाहिए। यानी कि ये जो सामने इनके जो सीरीज़ दे रखी हैं वो हमें ठीक सीरीज़ दे रखी है, यानी हमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, इनके सारे कोड करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस सेट में आया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के जब विंटर्स होती है ना, तभी ग्लोबल वार्मिंग का समय पे क्या प्रोनाउंस्ड होता है सबसे ज़्यादा, इक्वेटर होगा। ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऑप्शन डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब इनमें से कौन सा जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है विंटर के टाइम पे, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है या होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज मलेरिया इज कॉज्ड बाई, ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है। मोस्टली एग्ज़ाम दिसंबर के में या जून में इस तरीके से 6 मंथ पे होते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है 2005 दिसंबर में आया हुआ है, और आपकी हमारी एग्ज़ाम डेट भी क्या है, वो भी दिसंबर में ही है। तो इसके ऑप्शन है ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सी वायरल इन्फेक्शन, सी पैरासिटिक इन्फेक्शन और डी फंगल इन्फेक्शन। तो मलेरिया किससे कॉज होता है, तो मलेरिया जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन से होता है। मलेरिया बस बेसिकली क्या होता है मलेरिया में, बेसिकली जितने भी मलेरिया डेंगू सब क्या है, जो है मॉस्किटो से ही फैलते हैं, मच्छर से ही फैलते हैं। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है क्योंकि ये क्या करते हैं अपने होस्ट में, क्या करते हैं अपने जितना भी ये इन्फेक्शन होता है उनके ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये पैरासिटिक कंडीशन होती है। इसलिए जो मलेरिया कॉज होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के थ्रू पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज़, इंडियन कोस्टल का जो वाटर है उसका मेन पॉल्यूटेंट यानी उसका मेन प्रदूषक क्या है, किस वजह से वो पॉल्यूट हो रहा है, किस वजह से उसमें प्रदूषण हो रहा है। तो ए है ऑयल स्पिल्स, बी म्यूनिसिपल सीवेज, डी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, या डी एरोसोल्स। देखिए सुनने में और देखने में तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इंडियन कोस्टल वाटर की बात करी है तो ऑप्शन नंबर सी जो है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए देखा जाए तो वाटर को पोल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। म्यूनिसिपल सीवेज भी हो सकता है, एरोसोल्स भी हुए हैं, ऑयल स्पिल्स भी है, बट इस यहाँ जो इंडियन कोस्टल के लिए पूछा गया तो उसके लिए करेक्ट आंसर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट question of this series, Tamil Nadu coastal belt has drinking water problem due to, ये जून 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, जून 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए है इसके लिए हाई वेपोरेशन, बी सी वाटर फ्लूडिंग ड्यू टू सुनामी, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाई ट्यूबवेल्स, एंड डी इज़ सीपेज ऑफ द सी वाटर। देखिए हाई वेपोरेशन मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर का जो है वेपोरेशन या जो वाष्पोत्सर्जन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। सी वाटर फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी के कारण क्या हो रहा है, सी वाटर में फ्लडिंग यानी बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल्स के थ्रू। सीपेज ऑफ सी वाटर पे सीपेज हो रहा है। इन फोर में से क्या जो क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। तमिलनाडु के केस में जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो रही है वो सीपेज ऑफ सी के वाटर की वजह से हो रही, सीपेज ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दिस क्वेश्चन इज अ मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। Arrange list second in proper sequence so as to match it with list 1 and choose the correct answer from the code given below। दिसंबर 2006 में गिवन सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस सेट्स के हैं, मतलब ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो इनको हम बहुत ध्यान से देख लेंगे। लिस्ट 1 जो है वाटर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है और लिस्ट 2 है पीएच वैल्यू बताती हूँ वाटर का। तो देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा है नेचुरल वाटर का जो पीएच है वो 5 होगा, मॉडरेटली एसिडिक का 7 होगा, अल्कलाइन का 4 होगा, इंजीनियस का 8 होगा। तो देखिए नेचुरल वाटर तो पता है, नेचुरल जो होगा न्यूट्रल वाटर जो होगा वो उसका 7 होगा, है ना। एसिडिक का क्या होगा 5 होगा, अल्कलाइन तो यहाँ से हमें 2
के ऑप्शन तो मिल गए, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। अब ये सबसे पहले तो हम ये सर्च कर लेते किस में दे रखा है, सी में दे रखा है ये, है ना। सी ही ऑप्शन ठीक है, सी का 4 है। और देखिए अब इसको हम यहाँ लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ लिस्टिंग कर लेते हैं। देखिए हमें पता है जो न्यूट्रल वाटर होता है तो उसका pH 7 होता है ना, ए का सेकंड। मॉडरेटली जो एसिडिक होता है, जो pH वैल्यू होती है वो 1 to 14 एक pH का वैल्यू होती है, जहाँ 7 न्यूट्रल होता है। 7 से डाउन वाले एसिडिक होते हैं और अपर वाले बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे जब मॉडरेटली एसिडिक बोल रहा है तो 5 होगा, उसका pH वैल्यू क्या होगी एसिडिक की 5। फिर है एल्कलाइन, एल्कलाइन जो है एल्कलाइन का 8 हो जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन के बेसिस होते हैं। तो एल्कलाइन जो है जो 7 से आगे वाले होते नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो क्या होंगे बेसिस होंगे, यानी एल्कलाइन होंगे, तो 8 हो जाएगा। और फिर इंजीरियस का जो बचता है उसका 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इज The maximum emission of pollutant from fuel source in India is caused by। सबसे ज़्यादा emission जो है pollutant का जो fuel sources की वजह से caused हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है। दिसंबर 2006 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी फायरवुड, ऑप्शन सी रिफ्यूज बर्निंग, ऑप्शन डी वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा फ्यूल सोर्स ऐसा है जो कॉज कर रहा है। तो आंसर है सी रिफ्यूज़ बर्निंग। रिफ्यूज़ बर्निंग जो है वो कॉज कर रहा है प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन था। द मैक्सिमम फ्यूल सोर्सेज का क्या है रिफ्यूज़ बर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा जो है एयर पॉल्यूटेंट प्राइमरी नहीं है। तो देखिए हमने जो लास्ट सीरीज़ करी थी उसमें प्राइमरी सेकेंडरी जो सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से कर लिए थे। तो आई थिंक आपको ये आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा, और यहाँ तो आंसर गिवन भी है। तो ओजोन जो है वो राइट आंसर है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो नहीं है इनके लिए, ठीक है। बाकी सारी मीथेन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, एब्सिटॉस हो गई, सब क्या है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजंस दे रखे हैं और बताना है कौन सा करेक्ट है। असर्शन ये है कि एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट्स। एरोसोल्स में एक ऐसी पोटेंशियल है, ऐसी ताकत है, मतलब कि ताकत इन द सेंस मतलब ऐसी चीज़ है एरोसोल, इनमें इतना पोटेंशियल है, शक्ति है उसमें कि वो क्लाइमेट को चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। उसका रीज़न ये दे रखा है कि एरोसोल्स इंटरेक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशंस। उसका रीज़न ये दे रखा है कि एरोसोल्स जो है वो दोनों से ही क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट वेव्स हो चाहे रेडिएशन हो। 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि ऑप्शन ए कह रहा है दोनों ही ठीक है बट आर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक कर रहा है, और बी कह रहा है ऑप्शन की दोनों ही करेक्ट हैं ए और आर, बट आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, कि यहाँ पे एरोसोल जो है क्लाइमेट्स को चेंज करने की पोटेंशियल रखता है, और एरोसोल इंटरेक्ट, क्योंकि एरोसोल जो इंटरेक्ट कर लेता है शॉर्ट वेव्स के साथ भी और रेडिएशन के साथ भी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज with the absorption and decomposition of carbon dioxide in ocean water beyond desired level there will be। दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन के कार्बन के जो
जो ओशियन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे क्या है डिज़ायर्ड लेवल जो है उसके वाटर का कैसा हो रहा है, देयर विल भी कैसा हो सकता है उसका वाटर लेवल। ऑप्शन ए है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में क्या होगा इंक्रीज़ या बढ़ोतरी हो जाएगी। इंक्रीज़ इन सैलिनिटी, उसकी सैलिनिटी यानी उसकी जो खारापन है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं जितने भी, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। या राइज इन सी लेवल, तो या फिर सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर ऐसा कुछ होता है ओशियन वाटर में तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ क्या होगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगी। The inability to hear important environmental cues and animal signal to term as, जो हम लोग इन्वायरमेंटल क्यूज़ होते हैं, जो एनिमल के जो सिग्नल्स होते हैं उनको सुनते हैं, वो किस किस इनेबिलिटी के लिए सुनते हैं। ऑप्शन ए है मास्किंग के लिए, बी टास्किंग के लिए, सी फिस्किंग के लिए, डी नन ऑफ द अबव के लिए। तो मास्किंग के लिए ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, मास्किंग। Next one is, which of the following about peroxyacyl nitrates PAN is true? प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें भी पैन के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए फिर से देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो peroxyacyl नाइट्रेट यानी पैन के लिए ट्रू होगा। ऑप्शन ए, दे आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, यानी कि ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रदूषक हैं। बी, प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं। कॉज रेस्पायरेटरी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, जो रेस्पायरेटरी डिजीज हैं ह्यूमंस में उनको कॉज करेगा, ये ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज, which of the following is an indicator of water quality and presence of the organic matter in the water? देखिए इसमें पूछा है कि वाटर की क्वालिटी को और उनकी ऑर्गेनिक मैटर में अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसको इंडिकेटर के रूप में क्या वर्क करेगा। BOD है, COD है, बोथ है, AND है या नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए BOD जो है राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किसी भी वाटर में बायोलॉजिकल यानी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, कम है या ज़्यादा, इसको आइडेंटिफाई करता है। उसी के बेसिस पर जो है BOD निकाल के वाटर की प्योरीफिकेशन यानी उसकी प्योरिटी पे को पता या चेक किया जाता है। अगेन मैच लिस्ट 1 विद मैच सेकंड। लिस्ट 1 में डिजीज़ हैं, लिस्ट 2 में कॉजेज़ हैं। देखिए ए है ऑस्टियोपोरोसिस फ्लोरिन से, ल्यूकेमिया SR19 से, लंग्स कैंसर बेंजोपायरिन से। देखो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, यानी ए का ए ठीक है, ए का ए ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस फ्लोरिन से होगा, ल्यूकेमिया SR19 से होगा, और लंग कैंसर क्या होगा, बेंजोपायरिन से होगा। सी ऑप्शन इज द राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके सामने जो लिस्टिंग है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द प्लम राइज इन द कोल बेस्ड पाउडर प्लांट डिपेंड्स ऑन बायोएंसी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। कोल बेस्ड पाउडर जो है प्लांट किस पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन है ए एंड बी सेकेंड ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सी है 1 एंड थर्ड ओनली, और डी है 1 2 3 ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, जो तीनों ही क्या हैं इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़। इनमें से कौन सी जो है नॉइज़ की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूजली, जून 2008 का क्वेश्चन है।
तो आपने पता है साउंड की जो यूनिट होती है वो डेसिबल ही होती है, जिसमें हम साउंड की रेंज को या साउंड को मेजर करते हैं। तो डेसिबल इज़ द राइट आंसर, यानी 75 के लिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू नॉइज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज। ह्यूमन का जो ईयर है वो किस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा? जून 2008 का क्वेश्चन है, और जो डी वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। 13 to 16 किलो हर्ट्ज जो है सेंसिटिव रहता है फ्रिक्वेंसी रेंज ह्यूमन ईयर के लिए। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द last question of this session. I hope you liked this video and this session. This is useful to you. Thank you so much everyone for watching this video. Next video के साथ जल्दी ही present होंगे. Thank you so much.